हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिपो ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया था डाटा हैंडलिंग का, किस प्रकार से पाई चार्ट डिजाइन किए जाते हैं, किस प्रकार से बार ग्राफ डिजाइन किए जाते हैं, किस प्रकार से डबल बार ग्राफ बनाए जाते हैं। तो काफ़ी सारे वेरिएशन में हमने ग्राफ को बनाना सीखा था और इसके जो एग्जाम्पल थे, ट्राइदीज थे, उनके क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किए थे। अब हम जो है पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारा जो ट्राइदीज है उसका नंबर 2 क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि आपको बार ग्राफ में कहीं कोई परेशानी ना आए। आपकी एनसीईआरटी बुक 2023-24 की जो कि क्लास 8 की है, उसका सिलेबस भी कुछ रिड्यूस हुआ है। मैंने उन सब चीज़ों का ध्यान रखकर क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या ऐड किया गया है सभी को यहाँ पर कंप्लीट करके और आपके लिए मैं लेक्चर तैयार करके लेके आ रहा हूं। तो यहाँ पर आपको एक पीपीटी दिख रही होगी, एक प्रेजेंटेशन है यहाँ पर, उसके अंदर यहाँ पर एक स्लाइड बनी है। इस स्लाइड को देखकर आपको ट्राई दिस के अंदर दिया है कि ये एक स्लाइड है या एक डाटा है या एक इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से आपको एक ग्राफ तैयार करना है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ग्राफ तैयार होगा इस पे भी अपन डिस्कस करेंगे कि इसे देखकर कैसे पता चले कि कौन सा ग्राफ बनाना है। पाई ग्राफ में बनाना है, डबल बार ग्राफ में बनाना है, या सिंगल बार ग्राफ बनाना है, या बार ग्राफ बनाना है, या पिक्टोग्राफ बनाना है। तो इसके अंदर पहले तो यह दिया हुआ है कि हमें ग्राफ बनाना है, मतलब पिक्टो नहीं बनाना, हमें ग्राफ बार बनाना है। ग्राफ बार में यहाँ पर चिल्ड्रंस हु प्रेफर स्कूल ए, बी और सी, 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन दी है 3 स्कूलों की, और इंफॉर्मेशन 3 स्कूलों की एक वॉकिंग और एक साइकिलिंग की दी है। मतलब इंफॉर्मेशन का टाइप हो गया यहाँ पर 2 और स्कूल का टाइप हो गया यहाँ पर 3। इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वह डबल बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि 2 प्रकार की सूचनाओं को हमें दिखाना है। एक सूचना हमारी वॉकिंग की और एक है हमारी साइकिलिंग की, एक पैदल चलने वाले लोगों की और एक साइकिल से चलने वाले लोगों की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि स्कूल ए, बी और सी के जो विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं वो उसमें साइकिलिंग 40%, ए की, बी की, या बच्चों की संख्या परसेंटेज छोड़िए, आप यहाँ पर संख्या ले लीजिए कि साइकिल से जाते हैं 40, बी जो है उसके 55 और सी जो है 15, साइकिलिंग से है 45, बी के 25 और सी के 35। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन तो वहाँ पर हालांकि नहीं दिए हैं ट्राइदीज में, लेकिन आपको इस बार ग्राफ से ये डाटा से आपको बार ग्राफ बनाना है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम बार ग्राफ बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 0 की लाइन है, 0 से अप टू हमने यहाँ पर लाइनें खींची है। अब कहाँ तक ये लाइन खींचना है तो हम देखेंगे हमारे बार ग्राफ, हमारे डाटा में लास्ट मैक्सिमम डाटा क्या है। मैक्सिमम डाटा अगर देखें तो हमारे पास मैक्सिमम डाटा है 55, हमारा मैक्सिमम डाटा 55 है। इसका अर्थ हमें जो बार ग्राफ की लाइन खींचना है वो 55 के अप्रोक्स से ही रखना है उसे। तो 55 से अधिक हम रखते हैं 60, तो हमने 60 ली। अब दूसरी बात कि कई बार ग्राफ में 100 का अंतर आ जाता है, कई 10 का अंतर, कभी कभी 50 का अंतर। तो ये अंतर हम कैसे डिसाइड करें? ये अंतर ऐसे डिसाइड करेंगे, हम हमारी लाइनें बुक के ऊपर 6 से 7 लाइनें ही खींच सकते हैं, उतने में ही हमें काम चलाना है। उतने गैप में मान लीजिए हमें 60 मैक्सिमम नंबर तक डाटा को फिट करना है, तो 60 मैक्सिमम नंबर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बुक के ऊपर लाइन हम खींच सकते हैं 6। तो हमने यहाँ पर 10-10 की लाइन बना ली। मतलब एक रो जो आपकी ये है 10 की, फिर अगली रो आपकी 10 की, फिर अगली 10 की, फिर 10 की और फिर 10 की और फिर 10 की। इस प्रकार से हमें इसे 6 डिवीज़न में कंप्लीट करना है 60 को। तो इस प्रकार से आपने ये डिज़ाइन कर ली। अब यहाँ पर हम ग्राफ के अंदर 2 प्रकार की चीज़ों का समावेश करेंगे, साइकिलिंग और वॉकिंग। तो पैदल चलने वाले और साइकिल से चलने वाले। तो पैदल चलने वालों में
स्कूल ए है, स्कूल बी है और स्कूल सी है। यहाँ पर ये एक जो पट्टी दिख रही है, स्कूल ए का आपको सिंबल दिख रहा है, यहाँ पर कलरफुल दिया हुआ है कि स्कूल ए का आपका ग्रीन कलर है, तो यह ग्रीन कलर आपको बता रहा है कि यह स्कूल ए की इंफॉर्मेशन है जो कि 40 तक जा रही है। फिर आपकी स्कूल बी आता है, स्कूल बी आपको यहाँ पर ऑरेंज पट्टी के अंदर दिया है, तो ऑरेंज पट्टी में यह पैदल चलने वालों की संख्या यहाँ पर होती है 55। तो यहाँ पर देखिए आप 55, तो ये आपकी पट्टी 55 तक चली जाती है। और तीसरी पट्टी आपकी यहाँ तक जा रही है, मतलब 15 तक जा रही है स्कूल सी की। मतलब पैदल चलने वालों में अगर देखें स्कूल ए के बच्चे, स्कूल बी के बच्चे या स्कूल सी के बच्चे, यहाँ पर स्कूल ए के बच्चे, बी के बच्चे और सी के बच्चे, तो ए के बच्चों को जो पसंद है या वो साइकिल से जाते हैं या पैदल जाते हैं, तो पैदल जाने वालों में 40 बच्चे स्कूल ए के पैदल जाते हैं, बी के 55 जाते हैं और सी के 15 जाते हैं। और स्कूल ए के साइकिलिंग में 45 बच्चे, बी के 25 बच्चे और सी के 35 बच्चे। तो इस हिसाब से हमने ये एक बार ग्राफ यहाँ पर तैयार कर लिया। और यह बार ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार से हम ग्राफ को डिजाइन करेंगे। सबसे पहले आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, फिर कितनी लाइनें खींचनी है ये डिसाइड करेंगे, इस तरफ कौन सा आंकड़ा रखना है और इस तरफ कौन सा फिगर रखना है ये आपको डिसाइड करना है। तो इस तरफ हमने रखा चिल्ड्रंस हु प्रेफर, बच्चों को जो पसंद है, बच्चे जो साइकिलिंग और वॉकिंग पसंद करते हैं, उनकी पसंद के हिसाब से उनकी संख्या इस तरफ है। तो यहाँ बच्चों की संख्या हमने रखी है और इस तरफ उनकी पसंद रखी है वॉकिंग और साइकिलिंग। तो वहाँ पर पैदल चलना और साइकिलिंग उनकी पसंद हो गई, यहाँ बच्चों की संख्या। इन दोनों के बीच जो डिटेल आएगी वो कहलाएगी बार ग्राफ। तो इसको डिजाइन करना है आपको और इस प्रकार से डिजाइन ये होता है। अब हमें इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, आप पूछे जा सकते हैं या हम इन्हें क्वेश्चनों को यहाँ पर बनाते हैं। तो हमें इसके ऊपर डाटा के ऊपर क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना दोनों आना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए आप इसे भूल जाइए, आप इस स्टेप से इस स्टेप में आ चुके हैं। आपने दिए गए डाटा से एक डाटा यहाँ पर ग्राफ के रूप में कंप्लीट कर लिया है। इसे आपने लैंग्वेज बदल ली है इसकी, ये आपका सिंपल डाटा था, इस डाटा को आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज बार ग्राफ के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसे देखकर आपको आंसर देना है आपके पास, हालांकि यह भी दिख रहा है लेकिन आपको आंसर इसे देखकर देना है, दिमाग इस पर लगाना है। अब यहाँ से हम पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। किस स्कूल के बच्चों को सर्वाधिक पैदल चलना पसंद है? फिर से अगेन रिपीट करते हैं, किस स्कूल के बच्चों को पैदल चलना अधिक पसंद है? तो किस स्कूल के बच्चों को पैदल चलना, अब हम पैदल चलने की लाइन देखते हैं। पैदल चलने वाली लाइन कौन सी है? पैदल चलने वाली लाइन कौन सी है? यह लाइन है हमारी पैदल चलने वालों की। पैदल चलने में सबसे ज़्यादा यहाँ तक किसका आंकड़ा गया है? तो यहाँ तक स्कूल बी का आंकड़ा गया है। मतलब हम कह सकते हैं कि स्कूल बी जो है उसके बच्चे सबसे अधिक पैदल चलना पसंद करते हैं। यदि इसके विपरीत पूछा जाए कि किस स्कूल के बच्चों को साइकिलिंग सबसे ज़्यादा पसंद है या साइकिल से जाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 45 यह बच्चे, 45 बोले तो यह बच्चे स्कूल ए के बच्चे, स्कूल ए के बच्चे हम साइकिलिंग में देखेंगे। यहाँ पर साइकिलिंग यहाँ जा रही है, तो स्कूल ए के बच्चों को साइकिलिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वे साइकिल से सबसे ज़्यादा संख्या में जाते हैं। तो स्कूल ए के बच्चे साइकिलिंग से 45 जाते हैं। मतलब यहाँ हम देखेंगे कि साइकिल से जाने वालों की संख्या आपके स्कूल ए के बच्चों की सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ कि किन बच्चों को पैदल चलना, किस स्कूल के बच्चों को पैदल चलना ज़्यादा पसंद है, इसके अगेंस्ट किस स्कूल के बच्चों को साइकिलिंग सबसे अधिक पसंद है। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मान लीजिए इस प्रकार से हमने तैयार कर लिया है कि स्कूल ए और स्कूल बी और स्कूल सी तीनों में
तीनों के बच्चों में सबसे ज्यादा साइकिलिंग किस स्कूल के बच्चे करते हैं? स्कूल ए, बी और सी, इन तीनों में सबसे अधिक साइकिलिंग किनके द्वारा की जाती है? तो हम यहाँ पर इसे देखकर पिछले क्वेश्चन की तरह बता सकते हैं कि 45 बच्चे यहाँ साइकिलिंग पसंद करते हैं, तो स्कूल ए के बच्चे करते हैं। फिर हम यहाँ पर देखें कि किस स्कूल के बच्चों को सबसे कम साइकिल पसंद है। इसका विपरीत क्वेश्चन बन सकता है, पसंद नहीं है, तो सबसे कम पसंद है तो साइकिलिंग सबसे कम पसंद करते हैं स्कूल बी के बच्चे, जो कि मात्र 25 बच्चे ही स्कूल बी के साइकिल द्वारा स्कूल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको विभिन्न प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर हालांकि आपके बुक के अंदर क्वेश्चन नहीं दिए, आपको सिर्फ इसको एक बार ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। तो ये हम पढ़ रहे थे ट्राई दीज से, इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमारा ट्राई दीज का क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर हम यहाँ पर क्लास 8 मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 4 का है। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर आपको ट्राई दीज के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से कुछ डाटा दिया हुआ है। एक कि कोई टीमें हैं यहाँ पर, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और इंडिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टीमें यहाँ पर दी है। इन 8 टीमों का यहाँ पर कुछ डाटा दिया है। डाटा इस प्रकार से दिया है, फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006। चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप 2006 के बीच में उन टीमों का विनिंग परसेंटेज क्या था? बेस्ट टीम इन ओडीआई क्रिकेट, वनडे क्रिकेट के अंदर उनका विनिंग परसेंटेज यहाँ पर साउथ अफ्रीका का 75% रहा है, चैंपियन ट्रॉफी और वर्ल्ड कप के बीच में, वर्ल्ड कप 2006 के बीच में। फिर लास्ट ओडीआई इन 2007, लास्ट 10 ओडीआई। फिर यहाँ पर एक 10 ओडीआई, लास्ट 10 ओडीआई 2007 के, 2007 में टीमों द्वारा जो खेले गए ओडीआई थे उसमें से लास्ट के 10 ओडीआई को लेकर यहाँ पर विनिंग परसेंटेज का ग्राफ बनाया गया है। साउथ अफ्रीका के लास्ट 2007 में विनिंग परसेंट 78% थे। इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और इंडिया, इन सारे का यहाँ पर परसेंटेज बनाकर एक डाटा तैयार किया गया है। अब डाटा का कलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। इस डाटा के कलेक्शन को आपको ग्राफिकल रूप से, इसको यहाँ पर ग्राफिकल रूप से बताना है, ग्राफ बनाना है, डबल बार ग्राफ बनाना है। कैसे आप ग्राफ को डिज़ाइन करेंगे यह पूछा गया है, आपको एक ग्राफ डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि परसेंटेज कहाँ से कहाँ तक है। चूँकि बात परसेंटेज हो रही है तो परसेंटेज हमारा होता है 0 से 100 के बीच में। तो हम यहाँ पर जो लाइन डिज़ाइन करेंगे वो 0 से 100 के बीच की होगी। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। 90 पे ले जाकर छोड़ दिया। 100 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज है विनिंग का वह आपका है यहाँ पर 78%। तो लास्ट आपका 78% है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90 वाली लाइन बना सकते हैं अपनी कॉपी के ऊपर। एक 100 की बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी एक लॉजिकल पावर को दिखाता है कि आप कितने अपने विषय को कितने तरीके से सोचते हैं, कितना बढ़िया आपका विजन है विषय के प्रति। तो आपने 100 की लाइन यहाँ छोड़ दी, मतलब आप अक्लमंद है। और आपने 100 की लाइन बना दी तो मतलब आपको कहीं समझ में कमी है, आपकी समझ में कहीं पर कमी है, आपको 100 की नहीं बनानी है, आपको मैक्सिमम 78% ही लेना है। तो हम लगभग 80 या 90 की लाइन ही डिज़ाइन करेंगे। तो ये तो हो गई इसकी लाइनिंग की बात। अब आपको एक तरफ एक ये हो गया वर्टिकल और एक तरफ ये हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल में क्या क्या रखना है? यहाँ पर हम परसेंटेज को ले रहे हैं, यहाँ पर हमने लिया प्रतिशत। ये आपकी प्रतिशत की लाइन है। प्रतिशत को इधर ले लिया हमने और इस तरफ ले लिया हमने लाइन के हॉरिजेंटल में टीम के नेम 1 2 3 4 5 6 7 8 टीमें जिनकी हमें तुलना करना है, जिनकी हमें
परसेंटेज, विनिंग परसेंटेज का कंपैरिजन करना है, उनको हमने यहाँ पर ले लिया और हमारे बार ग्राफ पर वर्टिकल रूप में हम यहाँ पर परसेंटेज उनके बताएंगे। तो इस प्रकार से हमने पहले लाइनिंग डिज़ाइन कर ली, टीमों के नाम लिख दिए और यहाँ पर 1 2 0 10 20 30 40 50 से लेकर 90 तक की संख्या लिख दी परसेंटेज के अंदर। अब हमें इस बार ग्राफ को डिज़ाइन करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं जो लिखा हुआ है। मान लीजिए आपने साउथ अफ्रीका टीम को यहाँ से उठाया। हम सबसे पहले साउथ अफ्रीका टीम को यहाँ पर ग्राफ पेपर पर बताना चाहते हैं। हमने साउथ अफ्रीका लिया, पहले साउथ अफ्रीका रख दिया। साउथ अफ्रीका में दो प्रकार के डाटा है, एक आपके चैंपियन ट्रॉफी से लेकर वर्ल्ड कप 2006 के बीच का विनिंग परसेंटेज और आपके 2007 में खेले गए लास्ट 10 ओडीआई का विनिंग परसेंटेज। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर दो प्रकार की जानकारियाँ हमें देनी है। एक देनी है चैंपियन ट्रॉफी से लेकर 2006 वर्ल्ड कप के बीच में विनिंग परसेंटेज और एक देना है 2007 के लास्ट 10 ओडीआई का विनिंग परसेंटेज। तो सबसे पहले हम एक लाइन लेते हैं, एक कलर लिया हमने सीरीज 1 और सीरीज 2, इसको नाम दिया सीरीज 1, इसको नाम दे दिया सीरीज 1, इसको नाम दे दिया सीरीज 2। सीरीज 1 का हमने कलर डिसाइड किया, यह ब्लू कलर। तो यहाँ हमने ब्लू कलर की लाइन लेके गए 75 तक। तो यहाँ यह आपका 70 और ये 80, तो आपका ये 80 और ये 70, इसके बीच में आता है 75 से थोड़ा ऊपर यहाँ आ जाएगा आपका 78। तो यहाँ हमने जस्ट यह बता दिया 78%, ये यहाँ पर 75 और यहाँ पर 78। तो इन दोनों लाइनों को हमने एक को 75 और एक को 78 बता दिया। यहाँ तक इसे लेकर गए, इससे ऊपर लेकर नहीं जाना। यदि इसके ऊपर लेके गए तो आपका बार ग्राफ गलत हो जाएगा। इस प्रकार आपने साउथ अफ्रीका की डिटेल यहाँ पर बता दी। इसे देखने के बाद आप यहाँ चले ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंट पहली सीरीज में, या सीरीज नाम दे दीजिए, या पहले कॉलम के अंदर पहला जो हमने लिया चैंपियन ट्रॉफी से लेकर वर्ल्ड कप 2006 के बीच में विनिंग परसेंट 61 है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर वही कलर का यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास दो सीरीज है। पहली सीरीज के लिए हम ऑस्ट्रेलिया को बता रहे हैं, यहाँ हमारा परसेंटेज 61। तो ये 60 की जो आपकी लाइन है इससे जस्ट ऊपर की तरफ आपका 61 आ जाएगा। मतलब आपका जो ये बॉक्स है 70 और 80, इनके बीच में ऐसी 10 लाइनें हैं। 10 लाइनें आपको एक एक करके आती है। तो यहाँ पर 10 लाइन में आप गिनते जाएंगे, एक या दो, जस्ट आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के इसे बना सकते हैं कि बीच में आपका 60 और 70 के बीच में यहाँ पर आ जाता है 65। तो 65 से नीचे यहाँ 64, तो यहाँ 63 और यहाँ 62, इस टाइप से आ जाएगा। तो आप इसे एक एक करके लाइनों को वहीं तक लेकर जाएंगे जहाँ तक उसका परसेंटेज दिया है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया का सेकंड सीरीज, यहाँ पर परसेंटेज 40 है, तो आप यहाँ 40 को देखकर यहाँ पर इसे फिक्स कर देंगे, यहाँ तक इसे लेकर जाएंगे। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं। इस प्रकार से आपने पूरी टीमों का डाटा यहाँ से यहाँ तक फिट कर दिया है। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, कुछ एनालिसिस बनती है। तो कुछ क्वेश्चन, कुछ एनालिसिस हम हमारे मन से कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट 10 ओडीआई इन 2007 के लास्ट 10 ओडीआई में इन दी गई 8 टीमों में सबसे ज़्यादा विनिंग प्रतिशत किसका है। तो सबसे ज़्यादा विनिंग प्रतिशत देखना है हमें लास्ट 10 ओडीआई। मतलब हम जो लाइन देखेंगे वो इस कलर की लाइन देखेंगे, इस कलर की लाइन देखेंगे। मतलब आप ऑरेंज कलर की लाइन पर ही ध्यान लगाएंगे। हमें अभी इस ब्लू कलर की लाइन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा क्वेश्चन है लास्ट ओडीआई 2007 के विनिंग परसेंटेज का 8 टीमों के बीच में। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन देखेंगे। ऑरेंज कलर में सबसे ज़्यादा ग्राफ के ऊपर बड़ी ग्राफ किसकी है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ऊंचाई तक जो ग्राफ जा रही है वो ग्राफ जा रही है साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका ने 2007 में खेले गए लास्ट 10 ओडीआई में सबसे ज़्यादा मैच जीते थे। इसके बाद आपसे पूछा जाए इसका अपोजिट क्वेश्चन कि
लास्ट 10 ओडीआई 2007 में सबसे कम विनिंग प्रतिशत किस टीम का है दी गई टीमों में से। तो सबसे कम विनिंग परसेंट हमें दिख रहा है, हम यहाँ पर फिर देखेंगे कि ग्राफ में सबसे छोटी लाइन यहाँ पर आ रही है। इसका अर्थ है कि यह जो लाइन है ये वेस्ट इंडीज की है। तो वेस्ट इंडीज ने सबसे कम मैच जीते हैं 2007 के वर्ष में, लास्ट 10 ओडीआई के अंदर उसका विनिंग परसेंट सबसे कम है। इसी के अपोजिट आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चैंपियन ट्रॉफी से लेकर वर्ल्ड कप 2006 के बीच में सबसे ज़्यादा विनिंग प्रतिशत किस टीम का रहा है, तो हम यहाँ पर अगेन बार देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो लाइन देखेंगे वो ये लाइन देखेंगे। हम इस लाइन को देखेंगे, इस लाइन को मतलब ब्लू लाइन को देखेंगे, क्योंकि हमने इसको नाम दिया है ब्लू लाइन। इस वाली सीरीज को हमने ब्लू लाइन से इंडिकेट किया है। तो ब्लू लाइन हम यहाँ पर देखेंगे। आपके पास हो सकता है कि कलर पेन नहीं हो, तो आप अगर इसे पेंसिल से भी फिलअप करेंगे तो वहाँ पर भी या तो वाइट या पेंसिल का कलर या और कोई कलर अगर आप कर देते हैं तो उसे इंडिकेट करके बताएंगे तो बढ़िया तरीके से आपका ग्राफ शो होगा। तो यहाँ पर आप इस कलर को देखेंगे, क्योंकि ये कलर हमने सीरीज 1 को दिया है। सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंट साउथ अफ्रीका का है 75%। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि चैंपियन ट्रॉफी से वर्ल्ड कप 2006 के बीच सबसे कम विनिंग प्रतिशत दिए गए बार ग्राफ में किसका है, तो दिए गए बार ग्राफ में सबसे कम प्रतिशत यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लाइन के अंदर सबसे छोटी लाइन किसकी है। तो सबसे छोटी लाइन हमें किसकी दिख रही है, यहाँ पर इंडिया की और वेस्ट इंडीज़ की लगभग बराबर ही दिख रही है। यह इंडिया है और यहाँ पर वेस्ट इंडीज है, ये लगभग बराबर है, लेकिन इंडिया की थोड़ी सी छोटी है उससे, मतलब यहाँ पर इंडिया का सबसे कम प्रतिशत है। और यह हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि हम इंडिया के हैं इसलिए इंडियन टीम को सपोर्ट करते हैं, और इंडिया का यह डाटा देखकर मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है। लेकिन यह एक डाटा है, इससे वास्तविकता का कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा बन सकता है और भी कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं कि किस टीम का विनिंग परसेंट सीरीज 1, अगर मान लो इसे सीरीज 1 कह दें और इसे सीरीज 2 कह दें, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को इस टाइप से बना सकते हैं कि सीरीज 1 से सीरीज 2 के बीच किस टीम ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की, या किसका बेहतर प्रदर्शन रहा, या किसने सबसे ज़्यादा विनिंग परसेंटेज बढ़ाए, तो हम या इंक्रीज हुए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसके में ज़्यादा अंतर नहीं है, यह तो इसका परसेंटेज तो डिक्रीज़ हुआ है, इसका परसेंटेज भी डिक्रीज़ हुआ है, इसका इंक्रीज़ हुआ है, इसका भी इंक्रीज़ हुआ है, इसका डिक्रीज़ हुआ है, और इसका भी डिक्रीज़ हुआ और इसका इंक्रीज़ हुआ। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि किसके परसेंटेज में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको इंडिया का परसेंट कि सीरीज़ 1 हमने जिसको नाम दिया चैंपियन ट्रॉफी से 2006 के बीच खेले गए मैच, उसमें था 43%, और उसके बाद 2007 में जस्ट लास्ट 10 ओडीआई में उसका विनिंग परसेंट हो गया 56। तो यहाँ पर परसेंटेज के अंदर काफ़ी सारा जो सुधार हुआ है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है इंडिया का। ये हमारे लिए खुशी देने वाली बात है। तो अभी गम था और अभी थोड़ी सी खुशी भी आ चुकी है। तो यहाँ पर इंडिया का परसेंटेज सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कई तरह से, कई वेरिएशन से डाटा को देखकर बनाने आना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। उसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे 4.2 सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में समझ है इसकी कि पाई ग्राफ क्या होता है। इससे पहले हमने देखा बार ग्राफ क्या होते हैं और चित्रों के माध्यम से जो ग्राफ बनते हैं वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। डबल बार ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में कैसे इंफॉर्मेशन फिट की जाती है, ग्राफ को देखकर कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे आंकड़ों के उत्तर दिए जाते हैं, कैसे डाटा फिट किया जाता है, और उन्हें देखकर कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनके आंसर कैसे दिए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है बहुत ही IMP पार्ट है ये
सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट ग्राफ, यह क्या होता है? सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट ग्राफ क्या होता है? तो यहाँ पर एक आपको ग्राफ दिया गया है, यह ग्राफ के बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल कुछ बच्चों से संबंधित है। आप भी एक बच्चे हैं या आप क्लास 8 से लेकर 12 के कहीं भी कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप भी एक चिल्ड्रन ही हैं, तो आप या हम सभी की कुछ ना कुछ गतिविधियां होती है दिनचर्या की। दिन में हमारे पास कुल आवर होते हैं, दिन के सभी के लिए बराबर होते हैं, वो होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे का सभी के लिए दिन होता है। उसमें से बच्चों के लिए कुछ कहा गया है कि द टाइम स्पेंड बाय ए चाइल्ड ड्यूरिंग ए डे, 24 घंटे में एक बच्चा क्लास 8 का कुछ समय स्पेंड करता है, अलग अलग वेरिएशन में, अलग अलग प्रकार से वो टाइम स्पेंड करता है। यहाँ पर होमवर्क के लिए कुछ समय व्यतीत करता है, कुछ समय वो सो जाता है, कुछ समय स्कूल भी जाता है, कुछ समय खेलने भी जाता है और कुछ अदर एक्टिविटी भी करता है। अदर एक्टिविटी में वो टीवी भी देख सकता है, अपने दोस्तों से बात भी कर सकता है, फुर्सत में बैठ भी सकता है और कुछ गतिविधि भी कर सकता है। तो सभी को तो यहाँ शामिल नहीं किया जा सकता है, तो उन सबको हमने अदर में रख दिया है। अब यहाँ पर आप इस पाई ग्राफ को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि पाई ग्राफ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन इस लेसन के अंदर आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो कलर है ये ब्लू कलर दिया है, ब्लू कलर होमवर्क के लिए दिया है। पाई ग्राफ के अंदर आपको देखना आना चाहिए। पाई ग्राफ बनता कैसे वो भी हम चर्चा करेंगे। पाई ग्राफ के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो होमवर्क के लिए यहाँ पर ब्लू निशान, तो यहाँ पर ये जो है आपका होमवर्क होता है। मैं एक बार के आपको लिखकर बता देता हूँ, ये आपका होमवर्क, मतलब होमवर्क के लिए वो बच्चा इस पाई ग्राफ के इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें देखकर बताना है कि होमवर्क के लिए वो बच्चा 4 घंटे स्पेंड करता है। दिन के 24 घंटे में से 4 घंटे बच्चा जो है होमवर्क पे खर्च करता है। 8 आवर यहाँ पर निशान दिया है स्लीपिंग का, 8 आवर वो जो है स्लीप पे खर्च करता है, वो सोता है इतने टाइम, सोने में खर्च हो जाते हैं 24 घंटे में से 8 घंटे। उसके बाद स्कूल जाता है, तो ये आपके स्कूल के 6 घंटे, वैसे आप स्कूल 8 से 9 घंटे जाते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल है तो यहाँ 6 घंटे आपको स्कूलिंग के लिए मिले, तो यह आपके स्कूल जाने का समय 6 घंटे या स्कूल में व्यतीत करने का समय 6 घंटे दिया है। 3 आवर आपके यहाँ पर जो येलो कलर है वो 3 आवर को इंडिकेट कर रहा है, मतलब आपने प्लेइंग, कोई भी खेल की गतिविधि में आपने 3 घंटे व्यतीत किए। इसके बाद 3 घंटे आपको अदर के लिए यहाँ पर मिलते हैं, तो यह आपका अदर एक्टिविटी हो चली है। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके 24 घंटे हैं। 24 घंटों में 24 घंटों को यहाँ पर पाई ग्राफ में डिवाइड किया गया है कि किस प्रकार से 24 घंटों को टुकड़ों में बांटकर पाई ग्राफ पर दिखाया जाता है। अब थोड़ा सा आप इसको ध्यान से और देखिए, यहाँ पर ये पूरा सर्कल, इसे पहले यहीं समझ लेते हैं एक बार। ये मान लीजिए आपका एक सर्कल है, इस सर्कल को हमने कहा 24 घंटे, इस सर्कल को हम कह रहे हैं 24 घंटे। इस 24 घंटे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 8 आवर, आपकी बुक में लिखा हुआ है 8 आवर वो बच्चा सोने पे खर्च करता है, इतने समय सोता है। तो इसमें कौन सा भाग 8 घंटे होगा, आप इसे कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो आपका एक सर्कल, बड़े ही ध्यान से आपको समझना है, एक पाई ग्राफ समझ में आ गया तो आप सभी प्रकार के पाई ग्राफ को यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। एक पाई ग्राफ में ये वाली जो लाइन है इसको मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। यदि ये 24 आवर का है, यदि ये गोला 24 आवर का है तो आधा गोला कितने आवर का हो जाएगा? तो आपका आधा गोला हो जाएगा 12 आवर का। यह आपका आधा गोला हो गया 12 आवर का। तो ये गोला कितने आवर का हो जाएगा? ये 1/4 भाग। इसके 4 टुकड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4। ये 8 घंटे का है, ये 8 घंटे का है, ये 8 घंटे का और ये 8 घंटे का है। इस प्रकार ये 4 टुकड़ा होगा, ये 8 का, ये 8 का, ये 8 का और ये 8 का। पाई ग्राफ की समझ विकसित की जा रही है कि आपको पाई ग्राफ कैसे बनाना है।
ये 4 टुकड़े हो गए। हमें सॉरी 8 चौको 32 हो जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम गलत दिशा में चले गए हैं। अब हमें पाई ग्राफ में, ये तो हो गया हमारा पाई ग्राफ के अंदर इतना इतना समय मैंने आपको बता दिया, कलर के माध्यम से दिया हुआ भी है। अब हमें ये देखना है कि पाई ग्राफ को कैसे बनाया जाता है, पाई ग्राफ को आखिर हम बनाएंगे कैसे। तो पाई ग्राफ को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा इस गोले के बारे में समझ होना चाहिए। मान लीजिए एक गोला है, इस गोले को मैं मान लेता हूं कि 24 आवर का ये गोला है। गोले का मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, 24 आवर भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। हमें ये टुकड़े 24 घंटे के अंदर ही करने हैं। 24 इसलिए लिया क्योंकि 4 और 8 12 और 6 18 और 3 21 और 3 24, ये आपका टोटल, इन सभी का टोटल होता है 24 आवर। इसलिए यह गोले का माप हमने 24 आवर का रखा है। अब मान लीजिए ये गोला है आपका, इसके मैंने 4 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा आपका आता है यहाँ पर 6 आवर के आ जाएंगे, 6 6 6 और 6, ये आपका 6 आवर का टुकड़ा है, ये आपका 6 आवर है, ये आपका 6 आवर है और ये आपका 6 आवर है। 6 आवर के 4 टुकड़े कर लिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि हम इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे। अब 6 आवर के बाद में हमें बताना है 8 आवर का पार्ट, हमें तैयार करना है 8 आवर। तो 6 के बाद अगर इस लाइन को हम यहाँ ऐसा खींच दें तो यहाँ हो जाता है 6 और 3 9 तक पहुँच जाएगी। यहाँ से अगर स्टार्ट करें और यहाँ से यहाँ तक ले जाते हैं, अगर यहाँ से मैं यहाँ तक ले जाता हूँ इस पार्ट को, तो ये हो जाता है 9 आवर का पार्ट। मतलब ये आपका जो पार्ट है ये टुकड़ा 3 आवर का है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, यह आपका 1 2 और 3 आवर हो गया। अब हमें दिखाना है 8 आवर। तो 6 आवर तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया। अब पेन चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। 6 आवर तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया। इसके बाद आपको दिखाना है 2 आवर और, तो 2 आवर यहाँ से 1 आवर और 1 2 आवर ये होगा। मतलब आपका ये जो पार्ट है ये होता है हमारा 8 आवर का पार्ट। अब आपकी सुविधा के हिसाब से यहाँ पर एक 4 आवर का डाटा दिया है, 4 आवर का डाटा और दिया है। तो ये जो पार्ट है पूरा, इसको 1/2 अगर 2 कर दें तो बाकी का जो बचता है ये पार्ट आपका 4 आवर में बच जाएगा। तो ये 8 आवर डिज़ाइन हो गया और ये आपका 4 आवर का डिज़ाइन हो चुका है। इसी टाइप से आपको अब 3-3 आवर के 2 डिज़ाइन करना है। तो हम जानते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये हिस्सा हमारा है 6 आवर का, 6 आवर का ये पार्ट है। इसका आधा कर दें तो ये 3 आवर हो जाता है और ये 3 आवर हो जाता है। ये आपका 3 आवर का पार्ट हो गया और ये आपका 6 आवर का सिंपल बिल्कुल 4 टुकड़ों में बचा हुआ पार्ट हमारा 6 आवर है। तो इस प्रकार आप पाई ग्राफ को समझ सकते हैं कि पाई ग्राफ को बनाया कैसे जाता है, कहाँ से ये लाइनिंग आ जाती है कि इस तरफ हमने लाइन खींच दी, एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ हो गई, एक लाइन यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई। ये टुकड़े कैसे बन गए, तो हमने आपको भी बताया कि ये टुकड़े इस प्रकार से बन जाते हैं। इस प्रकार से आप इन टुकड़ों को बना सकते हैं। यह आपका 8 आवर का टुकड़ा है, ये 4 का है, 8 और 4 12, एक खड़ी लाइन मतलब 12 की है। इसमें ये बना लिया आपने, ये पहले 6 बना लिया, 6 के बाद में आपने ये 7 और ये 8, इस टाइप से आप इसके 4 टुकड़े करके बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बार ग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशल बार ग्राफ है, इसको पाई चार्ट भी कहा जाता है या सर्कल ग्राफ भी कहा जाता है। तो सबसे मुश्किल जो ग्राफ होता है वह पाई ग्राफ ही होता है। पाई चार्ट ही सबसे मुश्किल ग्राफ माना जाता है। इसे बनाने के लिए आपको कई प्रकार की समझ रखना होगी। तो हमने यहाँ पर पाई ग्राफ बनाया। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे इसके बाद में। तो आपके बच्चों, ये जो बच्चे दिए बच्चे थे, इनने जो 24 आवर का समय स्पेंड किया, उसके आधार पर आपको 4.2 में एक एग्जाम्पल दिया है, एक तरीका दिया है बार ग्राफ का। उस पैटर्न को हमने यहाँ पर बनाकर बताया आपको कि किस प्रकार से पाई ग्राफ आप बना सकते हैं। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर इन फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में स्लीपिंग
हावर्स को बताना है। पहले का आंसर आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ इसे देखकर पहले तो आपने दिए गए डाटा से पाई चार्ट बना लिया। पाई चार्ट बनाने के बाद में आपको दिए गए पाई चार्ट से नंबर ऑफ स्लीपिंग हावर इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म का अर्थ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर आपको भिन्न के रूप में यहाँ पर बताना है कि यह पार्ट कितना है। यह पार्ट कितना से अर्थ है कि इस पूरे पार्ट को अगर हम 100 मान ले तो ये उसका कौन सा हिस्सा है, तो यह आपको बताना है। तो यहाँ पर ये पूरा जो पार्ट है, यहाँ पूरा जो पार्ट है यह है 24 आवर का पार्ट। हम इसको टोटल कर लेंगे। ये हमारा टोटल 4 और 8 12 और 6 18 और 3 21 और 3 24, इसको 24 आवर है टोटल। 24 में स्लीपिंग के आवर कितने हैं, तो यहाँ पर हम सीधे 8/24 टोटल नीचे और उसमें से 8 उसका भाग है। 8 आवर वो सोने में व्यतीत करता है, तो उसका जो फ्रैक्शन का पार्ट आएगा 8 से 1 टाइम और 1 3, मतलब 1/3 भाग। 1/3 भाग कुल समय का वह व्यक्ति सोने में खर्च करता है, वह बच्चा 1/3 भाग सोने में खर्च करता है। इसको थोड़ा सा और अलग प्रकार से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में क्या अगर मैं 3 टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा आपका ऐसा, एक टुकड़ा आपका ऐसा और एक टुकड़ा ऐसा आ जाएगा। या थोड़ा सा इसको और इस तरफ कर देंगे अपन तो एक टुकड़ा इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार आपके 3 टुकड़े हो जाते हैं। एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है। तो इसमें से वह एक पार्ट ही, आप इसको यहाँ पर भी बनाकर देख सकते हैं कि एक पार्ट 2 पार्ट, ये 8 आवर का एक हो गया। तो यहाँ पर 6 और 2 8 आवर का लगभग यहाँ पर एक पार्ट और मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो 3 पार्ट में से 3 पार्ट को कुल टोटल 3 पार्ट में से एक पार्ट जो है वो सोने पे खर्च करता है। यह फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर से कितना भाग, तो इसके अंदर से इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर दें तो उसके अंदर 3 भागों में से एक भाग वो सोने पे खर्च करता है। और ये निकलता कैसे है, आपके स्लीपिंग के आवर बटे टोटल। जिसके भी हमें फ्रैक्शन निकालना हो, जिसका भी फ्रैक्शन निकालना हो उसको आप न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में आप टोटल को रखेंगे, सारे पार्ट मिलाकर। सारे पार्ट 24 आवर के, जिसमें से जिसकी आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो स्लीपिंग के 8 आवर है। हम 8 से इसे भाग लगा देंगे, आपके पास आ गया 1/3। तो इस प्रकार से आप फ्रैक्शन की समझ के साथ में इसे देखकर बता भी सकते हैं और इसका फार्मूला यह होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हावर स्पेंट इन स्कूल इन फ्रैक्शन। आपके स्कूल में दिए गए समय फ्रैक्शन में बताइए। तो यहाँ पर आपको वही फार्मूला, आपके स्कूल का टाइम, स्कूल टाइम और यहाँ टोटल टाइम। स्कूल का आपका जो टाइम है वह टाइम है 6 आवर और आपका टोटल टाइम है 24। तो यहाँ पर इसे डिवाइड करते हैं तो ये 4 टाइम 1/4, मतलब 4 में से एक भाग। 4 में से एक भाग। अब 4 में से एक भाग कैसे जनरेट हो गया, हमने इसके, अगर आप इसके 4 टुकड़े करें तो इसमें से एक टुकड़ा, 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा आपका जो है, एक भाग आपका, एक पार्ट आपका, वह व्यक्ति, वह बच्चा स्कूल में खर्च करता है। 24 घंटे में से 6 घंटे वो स्कूल में खर्च करता है। इसका अर्थ है कि आपका 1/4 भाग या 4 भाग में से एक भाग, इसे ऐसे पढ़ते हैं, 4 भाग में से एक भाग वह बच्चा स्कूल में खर्च करता है। तो इस प्रकार हम पाई चार्ट को देखकर फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और यह आपको लिखना आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही मैथमेटिक्स का मूल कॉन्सेप्ट है। इसे ही हम मैथमेटिक्स कहते हैं। यह हिंदी या संस्कृत या सोशल साइंस नहीं है,
यह एक समझ का विषय है, यह एक कॉन्सेप्ट का विषय है और कॉन्सेप्ट तक आपको ले जाने का कार्य ही मैं कर रहा हूँ। लैंग्वेज थोड़ी सी कड़क लग सकती है, लेकिन यह सरल बातें करके मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखा सकता हूं, लेकिन आपको गणित सिखा नहीं सकता हूं। गणित सीखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की समझ पर ले जाना जरूरी है। या मीठी मीठी बातें करके हम टाइम पास बिल्कुल भी करने के मूड में नहीं रहते हैं। आपको टोटल कॉन्सेप्ट ही बताए जाए और गणित सिखाया जाए, तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए इसी के लिए कि स्कूल की जगह हटाकर हम कह देते हैं कि प्लेइंग के लिए, मान लीजिए प्लेइंग की बोल रहे हैं, तो प्लेइंग के लिए वह 3 आवर खर्च करता है, तो इसका फ्रैक्शन पार्ट क्या होगा प्लेइंग का? प्लेइंग के फ्रैक्शन पार्ट के लिए आप 3/24 लिखेंगे। 3 से 1 बार 24 8 बार, तो आपके पास 1/8 आ जाएगा प्लेइंग के लिए। ठीक है, आप इसे प्लेइंग के लिए 1/8 पार्ट। अब इसके समझ देखते हैं। 1/8 का अर्थ है कि 8 में से क्या पढ़ेंगे इसे, फिर आप मेरे साथ एक बार समझ लीजिए। 8 भाग में से हमने टोटल को किसको, 24 को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ लीजिए 24 को यदि मैं 8 पार्ट में डिवाइड करूं, कैसे करता हूं, 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक पार्ट और एक सॉरी यहाँ छूट गए, 8 होगा ये हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया इस टोटल गोले को। इस पार्ट में अब ये हमारा जो एक पार्ट है येलो कलर का दिख रहा है, ये 3 आवर का पार्ट है, ये 3 आवर का पार्ट है। जब ये 3 आवर का पार्ट है, मैंने 24 घंटे को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे ये बताइए इसे देख कर कि जो येलो कलर वाला है ये इस 8 पार्ट में कौन सा हिस्सा है? तो ये 8 पार्ट के अंदर एक हिस्सा है, एक पार्ट है, एक पार्ट है। किसका पार्ट है ये प्लेइंग का पार्ट है। तो आप इसे यहाँ पर कह सकते हैं 1/8। 8 पार्ट में से एक पार्ट वह बच्चा, या 8 पार्ट टाइम में से एक पार्ट टाइम वह बच्चा प्लेइंग पर खर्च करता है। तो इस प्रकार आप किसी भी दी गई पाई चार्ट के डाटा को फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का जो पार्ट था, पार्ट नंबर 2 हमने यहाँ पर देखा। इससे पहले पार्ट के अंदर हमने सभी प्रकार के ग्राफ देखे। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज आने वाली है, तो हम पार्ट नंबर 3 के अंदर एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमने पाई चार्ट के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक समझ तैयार कर लिए। इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट मिलेगा वीडियो, वो बहुत ही बढ़िया लेक्चर मिलने वाला है और ये इसका टोटल बेस होना है फ्रैक्शन के ऊपर। तो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बिल्कुल आपको पाई चार्ट की फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ में इसका जो सेंट्रल एंगल रहेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि सेंट्रल एंगल क्या होता है और सेंट्रल एंगल से आप फ्रैक्शन को कैसे लिख सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है पाई चार्ट का पार्ट, सेंट्रल एंगल और फ्रैक्शन। बाकी सब चीज़ें तो आपके समझ में आ जाएगी, लेकिन इन 2 बातों को समझने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट, हमने फ्रैक्शन तो भी यहाँ पर देख लिए, लेकिन सेंट्रल एंगल के साथ में उसका कनेक्शन क्या है, यदि इसको इसके साथ जोड़ा जाए तो किस प्रकार से इसे हम जोड़ेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार कीजिए, आपको निश्चित ही प्लेलिस्ट के अंदर वो मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप मेरे चैनल के साथ नए हैं, आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सबसे पहले लाइक कीजिए। और मैंने जो एनिमेशन पे मेहनत की है, आप अकेले देखकर ही ज्ञान न अर्जित कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने टीचर को, अपने मिलने वालों को यह बताइए और सभी को ज्ञान का वितरण कीजिए। ज्ञान को रोकना नहीं है, बढ़ाना है। थैंक यू वेरी मच।